गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत। और आपके बैच में ये मेरी पहली क्लास है और इसके साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मॉड्यूल भी मैं शुरू कर रहा हूँ। तो दो तीन लाइन में अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कुमार है एंड हमारे खान ग्लोबल स्टडीज़ के प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव के साथ मैं ऑलमोस्ट बिगनिंग से ही, तो बहुत सारे बैच जो पिछले साल 2023 में शुरू हुए, बहुत सारे बैचेस में मैं ऑलरेडी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल इकोलॉजी और कुछ एक बैचेस में डिजास्टर मैनेजमेंट भी कवर कर चुका हूँ। एंड आपके इस बैच में, इन योर बैच, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी. At a later point of time, we will be coming to environmental ecology also. But right now, our focus area is going to be science and technology. Okay? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ द सिलेबस और मैं इसको पिछले 20 साल से लगातार पढ़ाते आ रहा हूँ। एक साल में कम से कम, मैं बहुत ज़्यादा बैचेस नहीं लेता हूँ, फिर भी एक साल में कम से कम 5 बैचेस को पढ़ाने का तो मौका मिल ही जाता है। 5-6 बैचेस भी कह लें तो कम से कम 120 साइकिल मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा चुका हूँ। एग्जैक्ट नंबर नहीं अब याद है, तो आप मान लीजिए कि आप मेरे 121वें साइकिल के स्टूडेंट हैं। तो इतने साइकिल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सारे अपडेट्स आए, बहुत सारी रिफाइनमेंट आई, यूपीएससी के एग्जाम के क्वेश्चन पूछने के तरीके से बहुत सारे बदलाव आए और इन सारी चीज़ों को, अपडेट्स को, बदलाव को, रिफाइनमेंट को इंक्लूड करते हुए ये आपके इस बैच का अनाउंसमेंट आज हो रहा है। और आज अनाउंसमेंट हो रहा है, कल से आपकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। मैंने टीम को रिक्वेस्ट किया कि एक छोटा सा सेशन, आज संडे है, आप लोग फ्री हैं, तो एक छोटा सा सेशन, थोड़े ही देर का सही, लेकिन हम दोनों के बीच एक इंट्रोडक्शन हो जानी चाहिए। तो इंट्रोडक्शन मेरी तरफ से तो हो गया है ना, कि माय नेम इज डॉक्टर अभिषेक कुमार एंड फॉर योर बैच आई एम स्टार्टिंग विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी. And once we are done with science and technology, then at a later point of time, according to the course plan, according to the slot availability, I will be coming to environmental ecology. तो मेरा परिचय हो गया। अब बचे हुए टाइम में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज एन एरिया का एक शॉर्ट परिचय आज कर रहे हैं। पर्पस आज के सेशन का बस इतना है कि आप लोगों से फेस टू फेस होना था, आप लोगों को अपने बारे में 2 लाइन बतानी थी और कुछ एक ओवरव्यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मॉड्यूल का देना था। बाकी कल से क्लास शुरू करेंगे तो कल की क्लास में डिटेल्ड ओरिएंटेशन देखेंगे, पिछले साल के क्वेश्चंस देखेंगे, क्या इसका अप्रोच रहा है यूपीएससी के एग्जामिनर का वो देखेंगे, हमारी तैयारी का अप्रोच इन डिटेल कैसा रहेगा, वी आर गोइंग टू सी दैट ऑल्सो। सो आज थोड़ा इंट्रोडक्टरी लेवल पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को टच करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों के गुड मॉर्निंग मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और यहाँ दिल्ली में बहुत ज़बरदस्त वाली ठंड भी पड़ रही है एंड आप जहाँ भी होंगे, अगर आप साउथ इंडिया में नहीं हैं, इफ़ यू आर नॉट इन साउथ इंडिया, तो आप जहाँ भी होंगे अच्छी ठंड पड़ रही होगी। हो सकता है दिल्ली से थोड़ी कम ठंड पड़ रही होगी और अगर आप हिमाचल, उत्तराखंड, JNK से हैं तो ज़्यादा भी ठंड पड़ सकती है ना। तो जहाँ भी हैं अपने घर में है, ऑनलाइन की यही खूबसूरती है, अपने घर में है और कंफर्टेबली इन क्लासेस को आप अवेल कर रहे हैं। सर रेफरेंस बुक प्लीज सर। ओके, सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर हम बोलें, और इट वोंट बी एन एग्जैजरेशन, देयर विल बी नो रेफरेंस बुक दैट यू विल नीड. ओके, व्हेन आई कवर इन अ वे दैट यू डोंट हैव टू नीड एनी रेफरेंस बुक. जिस दिन मेरी कवरेज खत्म होगी उस दिन आप क्वेश्चंस उठा करके देखेंगे, आपको क्वेश्चंस आसान लगने लगेंगे। रिवाइज कर लेंगे 1 से 2 बार तो उन क्वेश्चंस को आप अपने किसी भी कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में बहुत बेहतर यू विल बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस. एंड सो फार एज बुक्स आर कंसर्न्ड, किसी भी बुक के खिलाफ मेरे मन में कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके बारे में कुछ भी अच्छा भी नहीं है, इसलिए क्योंकि वो टोटली मिसअलाइंड बुक्स हैं। यूपीएससी कुछ पूछ रहा है, उन किताबों में पन्ने कुछ और चीज़ों से भरे हुए हैं। आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन को लेकर के जो अप्रोच है, जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन ही हिल जाएगा।
दूसरी बात यह है कि आप उन चीज़ों को पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट कर देंगे जिन चीज़ों को एग्जामिनर कभी भी ना तो प्रीलिम में ना मेंस में टच करने जा रहा है। तीसरी बात यह होगी कि आप उसी टाइम को चूंकि अपने एग्जाम के ओरिएंटेड टॉपिक्स पर लगा सकते थे, वो टाइम आपके पास नहीं बचा तो काम के टॉपिक्स भी नहीं हुए। दिस इज द रीजन व्हाई आई डू नॉट रिकमेंड एनी बुक। एंड सेकेंड पार्ट इज दिस इज व्हाई आई वाज फोर्स्ड टू वर्क अपॉन माई ओन बुक। मैं पिछले साल के अगस्त से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अपनी बुक पर काम कर रहा हूं, लेकिन वो बुक को अभी आने में वक्त है, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ भी अभी नहीं बोलना चाहता। और लीस्ट ऑफ ऑल मैं किसी चीज़ को प्रमोट करने तो आया नहीं हूं आप लोगों के बीच, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उस बुक के लिए जो चैप्टर्स बना रहा हूं उन्हीं चैप्टर्स को मोस्ट अपडेटेड फॉर्म में आपके लिए मैं एज नोट्स क्लास दर क्लास आपको देता रहूंगा, राइट। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी रेफरेंस बुक। अगर 9th एंड 10th के लेवल की साइंस को थोड़ा रिवाइज करना चाहें तो आने वाली क्लासेस में आपकी क्यूरियोसिटी बनी रहेगी, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, क्योंकि एक बेस जैसा प्रिपेयर हो जाएगा। अगर उसके लिए टाइम कम पड़ रहा है, क्योंकि आपकी और भी क्लासेस चल रही हैं, तो अगर उसके लिए टाइम कम पड़ रहा है तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, वो भी चलेगा। क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ तो दो चीज़ों को ध्यान में रख के पढ़ाता हूँ। पहला, मैं मान के चलता हूँ कि मेरे सामने जो मेरा स्टूडेंट बैठा हुआ है उसने इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है, तो मैं जीरो से शुरू करूँ। बट एट द सेम टाइम मेरी निगाहें वहाँ भी होती हैं कि अगर इस सब्जेक्ट, इस एरिया में यूपीएससी किसी को हाईएस्ट स्कोर देने जा रही है, टॉपर को जो स्कोर मिलता है वो स्कोर देने जा रही है, तो वैसे आंसर को बिल्ड करने के लिए मेरे स्टूडेंट को कहाँ तक मुझे पढ़ाना पड़ेगा। तो आपको मैं जीरो से शुरू कराऊंगा और उस लेवल पे लेके जाऊंगा कि आपसे ज़्यादा, अगर उन चीज़ों को आपने लिख दिया, क्योंकि उसके लिए आपको रिवीजन करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन अगर उन चीज़ों को आपने लिख दिया, आई कैन बेट कि आपसे ज़्यादा मार्क्स लेकर के कोई आपका कॉम्पिटिटर नहीं आ जाएगा। आपका कॉम्पिटिटर सिर्फ वही बच्चे होंगे जो आपके साथ अभी क्लास कर रहे हैं, और आपसे आगे वही निकल पाएगा जो आपसे बेहतर इन क्लासेस के बाद रिवीजन, अपडेशन और प्रैक्टिस कर पाएगा। सो लेट्स बी टोटली क्लियर अबाउट कि इस सेशन में और आने वाली तमाम 33, 34 क्लासेस में मैं कोई रेफरेंस बुक आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। तो वो वर्कलोड आप बचा के रखें और वो पूरा का पूरा टाइम मेरी क्लासेस को बहुत ही अटेंशन के साथ करने की कोशिश करिए। एंड प्लीज गिव टाइम टू रिवाइज माई नोट्स मिनिमम 2 times वाइल द क्लासेस आर गोइंग ऑन। जब तक कि क्लासेस चल रही हैं, इन क्लासेस के दौरान ही मेरे नोट्स को कम से कम 2 बार तो आप जरूर से पढ़ेंगे, 2 बार, ओके। और उसके बाद, ठीक है, उस 2 बार की स्टडीज के बाद की जब हम बात करें तो आपको थोड़ा सा न्यूज़पेपर के साथ वीक में 1 दिन बैठ करके अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मान लो कि आप मेरे पिछले बैच के स्टूडेंट होते, तो अगर आप मेरे पिछले बैच के स्टूडेंट होते तो बट ऑब्वियस है कि मैं आपको चंद्रयान 3 पढ़ा चुका होता। और चंद्रयान 3 अगर पढ़ा चुका होता तो कैसे इंडिया ने इस चीज़ को हासिल किया, कैसे चंद्रयान 2 में हम कुछ अनसक्सेसफुल रहे। चंद्रयान 1 अपने मिशन पे पूरी तरह से सक्सेसफुल था, लेकिन चंद्रयान 2 आधा सक्सेसफुल रहा, आधा अनसक्सेसफुल रहा। और चंद्रयान 3 किस बखूबी से सक्सेसफुल रहा, किस खूबसूरती से सक्सेसफुल रहा। तो जब आप ये सब जानते होंगे तो पिछले वीक का जो एक न्यूज़ था, मिसाल के तौर पे अगर आप मेरे पिछले बैच के स्टूडेंट होते, जहां पे मैंने ये इतनी सारी चीजें बताई हैं, तो अब अगर आप उस बैच के स्टूडेंट होते तो पिछले वीक एक न्यूज़ आई थी कि जापान ने भी मून लैंडिंग सक्सेसफुली कर ली है। वहाँ की जो स्पेस एजेंसी है, जिसको हम जक्सा कहते हैं, JAXA, तो जक्सा के एक मून लैंडिंग मॉड्यूल ने भी मून पर सक्सेसफुली लैंड किया है। और ऐसा कर पाने वाले दुनिया के चंद देशों में अब जापान भी शामिल हो गया है। ये चीज़ आप अपडेट कर लेंगे, क्योंकि जब भी कोई अपडेट होगा तो ये ज़रूरी तो है नहीं कि मैं वहाँ पर आकर के आपके नोट्स बनवा दूंगा, लेकिन अब मैंने आपको नॉलेज का, किसी भी टॉपिक को अप्रोच करने का, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू अ फ्रेमवर्क कि जिस फ्रेमवर्क के ऊपर आप कुछ नया जोड़ सकते हैं। और नया सिर्फ आप जोड़ ही नहीं सकते हैं, बल्कि नया जोड़ने के बाद आप उन चीज़ों को अपने नोट्स में ऐसे इनकॉर्पोरेट कर लेंगे जैसे कि मैंने पढ़ाया है। तो बस वो काम आप कर लें। तो इस बैच में जो भी स्टूडेंट वो काम कर लेगा,
उसको कोई नहीं रोक पाएगा। और सबसे अच्छी और आसान बात है कि वीक में एक बार 2 घंटे का वक्त आप निकालेंगे, उस वीक में साइंस के फील्ड में उतनी ही चीजें हुई होती हैं कि आप 2 घंटे में उसको कर लेंगे। किसी संडे को बैठ गए चाय के साथ लेकर के, चाय पे याद आया कि मैं भी चाय लेकर के आया हुआ हूं। अमित कह रहे हैं सर, बट सर जापान लैंडर कैन नॉट वर्क वेल। छोड़ दो, वो उनकी समस्या है, उस समस्या से निपटेंगे। हमारा लैंडर तो बहुत शानदार तरीके से लैंड किया ना, तो हमें उस पे जो है अपने आप पे फोकस करना है। दुनिया में कौन हमारे कंपैरिजन में आगे बढ़ रहा है उससे हमारी तुलना करनी है, कौन हमसे पीछे रह गया उसको छोड़ दो, ठीक है। सो अब रेफरेंस मटेरियल पे तो हो ही गया, और जापान पे आप लोग क्या ही डिस्कशन कर रहे हैं, वो बाद में कर लीजिएगा कभी, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस को समझने में। ओके, सो ये अपना पुराने वाला फोटो हटा दिया मैंने। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारे सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंस है। हमारे सिलेबस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है, इन द वे कि ये एरिया जो है देखने में छोटा लगता है, लेकिन एग्जाम में कितना वेटेज मिलता है यूपीएससी की तरफ से, पहले तो वो हम लोग समझ लें। दूसरा हम लोग आज समझेंगे कि यूपीएससी ने क्या सिलेबस दिया हुआ है, और यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है, ऑब्वियसली यूपीएससी ने पीटी के लिए भी सिलेबस दिया है अलग से, और मेंस के लिए भी सिलेबस दिया है। और उसके बाद जो हम देखने जा रहे हैं ब्रॉडली कि मेरी स्ट्रैटेजी, मेरा अप्रोच और मेरा मोटे तौर पर प्लान क्या होगा। लेकिन एक डिटेल्ड ओरिएंटेशन जब कल से हम प्रॉपर क्लास शुरू करेंगे तो 2.5 घंटे का एक ओरिएंटेशन लेकर के चलेंगे बतौर पहली क्लास, जिसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक एक बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे, एक डिटेल्ड रोड मैप बनाएंगे बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट टचिंग द टॉपिक फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो। ओके, तो वो तो है, लेकिन ये आपका एक तरह से प्री ओरिएंटेशन है। तीसरा हम देखेंगे कि इसका अप्रोच क्या रखना है, इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, और इसका प्लान क्या रहेगा। तो आज इतना ही देखेंगे। अच्छा, देवायन चक्रवर्ती, I have a lot of fear in science, don't worry, and I'm quite tense about science topics. मुझे देख के लग रहा है कि मैं टेंस हूं, मुझे देख के लग रहा है। हर्षित कह रहे हैं जस्ट परचेज्ड योर कोर्स। हर्षित, सिर्फ मेरा नहीं, एक बहुत बेहतरीन टीम का कोर्स आपने ज्वाइन किया। परचेज सुन के अच्छा लग रहा है हर्षित, तुम खुद सोचो। तो आप कहो कि सर जस्ट परचेज्ड की जगह आप लिखो सर जस्ट ज्वाइंड योर कोर्स, और योर कोर्स नहीं है, यहाँ पे बहुत शानदार टीम है जिसमें मैं एक छोटा हिस्सा। और जहां तक देवायन की बात है तो आई विल टेल यू देवायन कि देयर इज नथिंग टू फील टेंस अबाउट। मुझे देखो, मैं थोड़ा भी टेंस लग रहे हैं, मैं थोड़ा भी लग रहा हूं टेंस नहीं ना, जबकि मुझे पढ़ाना है। तो पढ़ाने वाले को ज्यादा टेंशन होनी चाहिए ना, क्योंकि दैट पर्सन हैज टू रिमेंबर एवरीथिंग, है ना, दैट पर्सन हैज टू रिमेंबर एवरीथिंग। तो पढ़ने वाले को कम टेंशन होना चाहिए, पढ़ाने वाले को ज्यादा टेंशन होना चाहिए। मैं तो कतई टेंशन में नहीं हूं, तो समझ लो कि ये आसान एरिया तो होगा ही, तभी तो मैं टेंशन में नहीं हूं। कोई एकदम से कॉम्प्लिकेटेड एरिया होता तो मैं टेंशन में होता। सर प्लीज टीच इन इंग्लिश। मुट्टू आता हूं ना, आई एम कमिंग टू इंग्लिश ऑल्सो। Sir, I am from science background, but still when I saw prelim question, I forgot all the things. Don't worry. You will revise, you will learn in a nicer way, and you are going to do well in the next prelim. For your failures, you should have short memory. Okay? For your failures, you should have short memories. जो हमारे साथ अच्छा नहीं होता है वो जितनी जल्दी हम लोग भुला करके आगे के काम पे लग जाएं, that is always better.
Let us now see the first part, importance of science and technology. So the thing is that science and technology is a part of mains, and it is a part of paper 3 general studies. And then there is a topic called general science. ये है प्रीलिम में. ओके, नाउ ये प्रीलिम का टॉपिक नंबर 7 है, जनरल साइंस. ओके, और यहाँ पे पेपर 3 ऑफ जीएस में क्या क्या आता है? इंडियन इकोनॉमी आती है पेपर 3 में. इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी आती है. इसके बाद इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट आता है. इसके बाद आता है डिजास्टर मैनेजमेंट. और फाइनली क्या आता है? इंटरनल सिक्योरिटी. पेपर 3 में इतने एरियाज आते हैं और हम लोग हैं यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है पेपर 3 ऑफ जनरल स्टडीज में सर नोट करते जाना है सब जो लिख रहे हैं या कैसे करें? ओके, whatever I am writing on the board, please keep noting it down. And if there is a presentation in the later classes, I will tell you that this is a presentation, and what I will do that I will send the presentation beforehand to you. आप लोगों को पहले मैं presentation भिजवा दूंगा so that कि अगर मैं उसके अलावा कुछ लिखूं तो आप उस presentation पे ही लिख लें. Presentation का एक मैं handout के form में भेज दूंगा, so that will be good enough. Sir, which newspaper is best for updates? In my opinion, either The Hindu or Indian Express. Any one of them, definitely not both of them. And reading newspaper is always more helpful than reading from compilation. अगर time कम है तो please do it from compilations. लेकिन अगर आपके पास time है, in that case you should be doing it directly from the newspaper. अच्छा, मैं उन क्वेश्चंस का जवाब नहीं दूंगा जिनका रिलेशन हमारे इस क्लास से या आपके जनरल स्टडीज से नहीं है. फॉर एग्जांपल, एक सवाल आया कि सर आप कौन सा ऑप्शनल पढ़ाते हैं? उसकी ज़रूरत नहीं है. अगर आप ढूंढना चाहो तो ढूंढ लेना और मिल भी जाएगा. इंटरनेट बहुत बड़ी जगह है, लेकिन यहाँ पे इस क्लास में उस सवाल का जवाब देना बिल्कुल ही जरूरी नहीं है. तो आई एम नॉट टचिंग दैट. ओके, नाउ सो लेट अस सी कि अगर हम इंपॉर्टेंस पे आते हैं तो दिस इज द प्लेस इन द सिलेबस दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द मेन पेपर 3 जनरल स्टडीज, it is one of the 5 topics. So if there is something which is one of the 5 topics, कितना वेटेज आना चाहिए? 1/5, that is 0.2, that is 20%. ठीक है. What is the 20% of 250? 50 मार्क्स, है ना. तो कायदे से हम क्या सोचेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वेटेज जो है वो 50 मार्क्स का होना चाहिए. और सच में पिछले लगभग 10 साल से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वेटेज उतना ही रहा है, 45 से 50 मार्क्स के बीच में. बट देन देयर इज समथिंग वेरी रिमार्केबल विच हैपेंड इन 2023 मेंस. क्या हुआ 2023 के मेंस में? 2023 के मेंस में द वेटेज टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाज रेज्ड टू 70 मार्क्स. 70 मार्क्स. नाउ it becomes significantly more than 20%, right? It is actually more than 25%. And this way UPSC showed that how much importance it is giving to science and technology. ऐसा क्यों था? The reason is कि in so many fields India has really made very rapid advances in the field of technology. जैसे कि
इंडिया ने ऑल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज के फील्ड में इट हैज मेड एक्सट्रीमली इंप्रेसिव एडवांसमेंट. इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इंडिया हैज मेड incredible development. In space technology, we are considered to be one of the most advanced nations in the world. और हमारा जो इसरो है वो दुनिया के चंद बेहतरीन स्पेस एजेंसीज में से एक गिना जाता है, राइट? हमने अभी अभी चंद्रयान को अकॉम्प्लिश किया, फिर हमने आदित्य L1 को लॉन्च किया जो कि अब अपने प्रॉपर ऑर्बिट तक जा पहुंचा है, राइट? सो इट शोज दैट इंडिया इज डूइंग ग्रेट. अभी रिसेंटली एक वीक पहले मैंने एक टेक्नोलॉजी रिपोर्ट देखी थी. एक अमेरिका में इंस्टीट्यूट है जिसको हम इंस्टीट्यूट नहीं कायदे से यूनिवर्सिटी है और वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में से एक है जिसका नाम है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज MIT. MIT की एक टेक रिव्यू नाम की जर्नल आती है. तो टेक रिव्यू जर्नल के लेटेस्ट इशू को हम पढ़ रहे थे एंड देन आई नोटिस्ड कि in the top 5 countries with AI capacities, they are giving India number 3 place. You can imagine. So many a time we like to think that China is way ahead of us and all of that, but the fact is that this particular MIT technological review gives India number 3 place in AI capacity. Number 1 is of course United States of America. Number 2, unknown to us, Japan has established itself as number 2 country in AI research and AI development. The only thing is that Japan has not shipped its AI, Japan has not made its AI program open to everyone in the world the way ChatGPT or OpenAI have made their AI based product open to the entire world. So हमारा जापान पे ध्यान नहीं जाता है. बट जापान इज इन अ वेरी बिग वे AI को डेवलप कर रहा है और यूज कर रहा है. और नंबर 3 पे कौन आता है? इंडिया आता है. सो इंडिया ने बहुत सारे फील्ड में पिछले 10 साल में, ऐसे हमारा फाउंडेशन बहुत सॉलिड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में. पिछले 10 साल के पीछे के भी होराइजन में जाएं तो हमारे अकॉम्प्लिशमेंट्स कम नहीं हैं. बावजूद उसके पिछले 10 साल के जो रिमार्केबल प्रोग्रेसेस रहे हैं तो उसके बाद कहीं भी कोई डाउट नहीं रह जाता है कि यूपीएससी अब आने वाले वक्त में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन को अच्छा खासा वेटेज देगी. तो आप मेंटली अब प्रिपेयर हो जाएं कि 25% वेटेज ऑफ पेपर 3 इज गोइंग टू गो ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. दैट इज माय पॉइंट नंबर 1. तो यहाँ पे जो वेटेज की हम अगर बात करते हैं तो इट इज अबाउट, दिस इज द अबाउट साइन, दिस इज अबाउट 25% वेटेज ऑफ पेपर 3. काफी बड़ा वेटेज है, इसलिए इसको काफी सीरियसली हमें अप्रोच करना है. अब हम आ जाते हैं जनरल साइंस इन प्रीलिम्स. तो प्रीलिम्स में सबसे पहले तो आप देखें कि चॉइस ऑफ वर्ड क्या है. चॉइस ऑफ वर्ड है जनरल साइंस. प्रीलिम में इसको ये जनरल साइंस कहते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं कहते हैं. तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं पढ़नी, हमें जनरल साइंस पढ़ना चाहिए? मतलब कि स्कूल के डेज की प्योर फिजिक्स, प्योर केमिस्ट्री, प्योर बायोलॉजी, इस तरह के टॉपिक्स पढ़ने चाहिए और थोड़ा सा क्या हमें डे टू डे साइंस पढ़ना चाहिए? आंसर इज नो. और अब हमें ये कैसे पता कि आंसर इज नो? बिकॉज टू टेस्ट एनीथिंग यू हैव टू गो इनटू द क्वेश्चन पेपर. So what I did that I analyzed the last 15 years question paper. कि आपको नहीं करना पड़े इसलिए मैंने किया. 15 ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख करके किस नतीजे पर हम पहुंचते हैं? 3 नतीजे यहां पे हम निकाल सकते हैं. पहले मैं यहां पे लिख ही देता हूं जनरल साइंस इन प्रीलिम्स. ओके, और एनालाइज किया हमने 15 ईयर्स के क्वेश्चन. सबसे इंटरेस्टिंग बात निकल के आती है कि 15 ईयर्स में यूपीएससी ने 142 क्वेश्चंस पूछे. कई बहानों से पूछे. कभी एनवायरमेंट के नाम पर पूछ लिया लेकिन वो प्रॉपर साइंस का क्वेश्चन था, ठीक है.
कभी करंट के नाम पर पूछ लिया, लेकिन वो प्रॉपर साइंस का क्वेश्चन था, और फिर साइंस के बहाने साइंस पूछ लिया। तो 142 क्वेश्चंस आए हैं, और वहां पे भी लॉजिक बहुत क्लियर है कि इफ यू वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट, अगर आप एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो कंट्री के डेवलपमेंटल जर्नी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कंट्रीब्यूशन आपको समझ में आती होगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में वही कंट्रीज सस्टेनेबली आगे ग्रो कर पाए हैं जिन कंट्रीज ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में अपनी कोई भी कसर नहीं छोड़ी हो। ओनली दोज कंट्रीज आर टुडे ग्लोबल लीडर्स। आप गौर करके देखो, अगर चाइना भी आज वर्ल्ड में इतने आगे के पोजीशन पे जा चुका है कि वो अमेरिका को भी अब चैलेंज कर सकता है टेक्नोलॉजी के मामले में, अमेरिका को अपने इकोनॉमी के मामले में भी चैलेंज कर सकता है, तो चाइना को भी वो फाउंडेशन कहां से मिला? टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके मिला। वर्ल्ड के मैप पे या ग्लोब पे आप जापान का साइज देखिए पहले, कि वर्ल्ड के मैप में कितना एरिया जापान लेता है, वो देखिए। फिर आप ये चीज को देखें कि जापान जो है अर्थक्वेक से कितनी बार प्रभावित हुआ है। फिर आप जापान के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के डिस्ट्रक्शन पर को याद करिए कि जापान हैज बीन द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड on which nuclear weapons were dropped not once but twice, Hiroshima and Nagasaki, 1945. Now, उसके बाद भी अगर आज जापान दुनिया के चंद मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है, तो वो इसलिए है बिकॉज जापान इन इट्स पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर रिकवरी मेड इट अ प्रायोरिटी टू ग्रो इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी. Even today, made in Japan is generally taken as a certificate of world-class product. चाहे वो made in Japan कार हो, Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi and what not, right? चाहे वो जापान में बने हुए इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो जापानीज कैमरा हो, ठीक है, अब वो मैन्युफैक्चर चाइना में होने लगे हैं, लेकिन अगर आप दुनिया के 3-4 मोस्ट रिस्पेक्टेड कैमरा की बात कर लें, तो वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम? दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम जापान, राइट? सो अगर हम ऐसे देखें तो जापान ने भी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके अपनी सुप्रीमेसी डेवलप की है। पूरे यूरोपियन यूनियन में अगर आज की डेट में सबसे स्टेबल किसी की इकोनॉमी है तो वो किसकी है? जर्मनी की है। क्यों है? टेक्नोलॉजी। तो आप एज अ सिविल सर्वेंट, बडिंग सिविल सर्वेंट, you are supposed to understand the contribution that science and technology can play in the developmental journey of a country. और अगर आपको यह समझ में आता है तो पीटी में कम से कम 10 सवाल तो आप बनाएंगे, राइट? एसके रंजन कह रहे हैं सर मैं जापान गया, दैट्स सो नाइस। सो अब हमारा पॉइंट क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं कि पीटी में 10 सवाल पूछे जाते हैं और ऑन एन एवरेज अगर 15 साल में 142 सवाल पूछ लिए गए हैं, that tomorrow we will have our orientation class and then our lectures. Yes, that will be very detailed analysis, topic by topic. ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक। अभिषेक पूछ रहे हैं सर ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगी क्या? यस मिलेगी, लेकिन लाइव में ज्यादा मजा आता है। लाइव में क्या है ना, सीधे आ जाओ, तैयार होकर के बैठ जाओ और मेरे साथ अपने आप कोर्स पूरा हो जाएगा। बट इंडिया ऑल्सो हैज प्लेंटी ऑफ टैलेंट एंड ब्रेन ड्रेन इंडिया इज लैकिंग इन टेक्नोलॉजी। अरे अब रिवर्स ब्रेन ड्रेन भी होने लगा, बहुत लोग सिलिकॉन वैली से इंडिया में आ रहे हैं और अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। सर आई एम फ्रॉम पटना एंड व्हेन यू कैन टेक सेमिनार इन पटना। अमित एक तो है कि अभी ही मेरी क्लास हो रही है आपके सामने और पटना आएंगे तो वहां भी लेंगे, ऐसा क्या है? आंसर को रिक्वेस्ट कर देंगे कि एक सेमिनार मेरा वहां पे आप प्लान कर दीजिए, आ जाएंगे। चलो, सो पीटी में कितने क्वेश्चन आते हैं? लगभग 10 क्वेश्चन हर साल आते हैं, लेकिन लेट अस गेट इनटू द डिटेल्स। उसके डिटेल में जरा घुसते हैं कि वो 10 क्वेश्चन आते कहां से ऑन एन एवरेज। तो मैंने ये 142 क्वेश्चन की एनालिसिस की, उसके बाद जो मैं शॉक्ड रहा तो आप यकीन नहीं करेंगे, 12 क्वेश्चंस आर फ्रॉम प्योर साइंस एंड 130 क्वेश्चंस आर फ्रॉम applied areas of technology.
और इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है फंडामेंटल concepts of technology, fundamental concepts of technology, and second is currently in news type of questions. Now do you notice कि कहने के लिए it is general science, but where the questions are coming from? Questions are coming from, I mean 130 out of 142 are coming from where? They are coming from technology only. So why does UPSC call it general science? We do not know. Perhaps the UPSC long ago, the UPSC used this term and nobody has cared to change it. But when the question setters, जब वो question को set करते हैं, so they are invariably going to ask questions based on technology. 90% of the questions, more than that, are asked from technology. So now you know the thrust area. And what about those 12 questions in 15 years? उनको कैसे करेंगे? They are all NCERT level questions. Just do 9-10 science books. एक बार go through कर लो, कभी भी, अभी कर लो, prelim के पहले कर लो, जब मर्जी कर लो आप, and you are totally sorted about it. कुछ भी और करना ही नहीं है. You don't have to do anything. You understand that? So finally हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? फाइनली हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमें करनी तो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही. जनरल साइंस के प्योर साइंस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, दोज क्वेश्चंस आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट इन सर्टेन स्टेट एग्जामिनेशन. ठीक है, दोज आर स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर सर्टेन स्टेट एग्जामिनेशन. लेकिन इस यूपीएससी के बैच में इट विल नॉट बी राइट टू गिव टाइम एंड अटेंशन टू प्योर साइंस. वो मेरे लिए तो बहुत आसान है, लेकिन फिर आपके लिए वो एक ऐसे डायरेक्शन में एफर्ट डालना हो जाएगा विच इज नॉट गोइंग टू पे यू. So for that part, I would highly recommend that you go through NCERT 9th and 10th. वो बहुत ज़्यादा है, उससे ज़्यादा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है. And for all the technology, simply rely on what we are going to do in these classes. Okay, तो ये पार्ट हमारा क्लियर हो गया. पार्ट नंबर 1 कि एग्जाम में इंपॉर्टेंस क्या है. अब हम पार्ट नंबर 2 पर आते हैं. पार्ट नंबर 2 पे है द सिलेबस एज गिवन बाय द यूपीएससी, है ना. ये देखो हम यहां पर थे कि इंपॉर्टेंस हमने अब डन कर लिया है. नाउ वी आर कमिंग टू द यूपीएससी सिलेबस ऑन दिस टॉपिक. सो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, यूपीएससी सिलेबस की बात करें तो प्रीलिम में देयर इज नो फर्दर इलैबोरेशन. कहने का मतलब ये कि यूपीएससी ने बस वर्ड यूज कर लिया है जनरल साइंस. ठीक है, लेकिन उसके अलावा यूपीएससी ने इसको आगे कुछ भी नहीं इलैबोरेट किया है कि जनरल साइंस में आपको पढ़ना क्या है. तो कभी भी ऐसा हो तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? व्हाट वी शुड डू इफ अ सिचुएशन लाइक दिस अराइजेस, राइट. इस सिचुएशन में एक ही तरीका होता है और वो बेसिकली एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. और वो क्या कि हमें क्वेश्चन पेपर्स को अब देखना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस के लेवल पे तो कोई भी इलैबोरेशन नहीं है. तो क्वेश्चन पेपर को देखना पड़ेगा. और जब आप 15 इयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, then you start seeing from where the questions are coming. So you understand that there are questions from certain areas of technology which are highly important. Plus
the current based areas. So what are those areas? Let me just enlist it. ठीक है? So general science में कोई elaboration नहीं है, but still the important topics are like this. Space tech, especially current, means अगर कोई नया सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, नया कोई स्पेस मिशन गया है, कोई नई स्पेस लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी में हमने काम किया है, लाइक हम GSLV को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड कर रहे हैं और GSLV का एक मैसिव जो Mark 3 है, सो दैट इज समथिंग विच इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग ओनली, राइट? तो अगर वहां पे कुछ करंट लेवल पे डेवलपमेंट है तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरा है IT, कंप्यूटर्स। इसमें दोनों ही, इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं और प्लस करंट क्वेश्चन आते हैं। आगे कोई भी कॉन्सेप्चुअल प्लस करंट होगा तो मैं C+C लिख दूंगा या C2 लिख दूंगा। अब हम आते हैं तीसरे पे, जो कि उतना ही जरूरी है, वो है बायोटेक्नोलॉजी। ये भी C2 है। सॉरी, ठंड इतनी है। तो बायोटेक्नोलॉजी में भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन आते हैं और बायोटेक्नोलॉजी में करंट से भी क्वेश्चन आते हैं। करंट में किस तरह के क्वेश्चन? फॉर एग्जाम्पल, जब वैक्सीन्स की काफी बात हो रही थी 2020 के पैंडेमिक के दौरान, वैक्सीन पे क्वेश्चन आ गया, वैक्सीन के टाइप्स वगैरह पे। सिमिलरली जब हम इम्यूनिटी की इतनी बातें कर रहे थे तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, उसके हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गई। सिमिलरली अगर GM क्रॉप न्यूज में है, कोई खास GM क्रॉप न्यूज में है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डायरेक्ट उस क्रॉप पे क्वेश्चन ना भी आए, GM क्रॉप के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ सकता है। स्टेम सेल को लेकर के अगर गाइडलाइंस इशू हुए हैं, जीन थेरेपी को लेकर के गाइडलाइंस इशू हुए हैं, ऑन दोज काइंड ऑफ टॉपिक्स देयर कैन बी क्वेश्चन। ओके, सो बायोटेक्नोलॉजी पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस प्लस करंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। फोर्थ एरिया दैट वी हैव टू सी हियर is undeniably energy, and energy will mean mainly nuclear energy, renewable energy, and the new and emerging sources of energy like hydrogen fuel cell and all of these things. And fifth is defense. Apart from these five, something that has been currently in news that may also be asked to you. So these are the only 6 areas which you have to do currently in news. So prelim का syllabus, अगर हम पिछले 15 years के क्वेश्चन को देखें तो प्रीलिम के सिलेबस में ये टॉपिक्स आपको दिख जाएंगे। ऑलराइट, मेंस में क्या दिखता है हमें? मेंस में सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन डे टू डे लाइफ। ये बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, इसमें वो सारी चीजें कवर हो जाती हैं जो कि बाकी के दिए हुए टॉपिक्स में नहीं भी कवर है तो भी कवर हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, हेल्थ, पब्लिक हेल्थ नहीं दिया हुआ है आपके सिलेबस में, लेकिन अगर कोई पब्लिक हेल्थ की इमरजेंसी आती है, ऑटोमेटिकली आपके डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करेगा, तो वो आ ही जाएगा, इसमें कवर हो जाएगा। इसी तरह से किसी नए वैक्सीन की डेवलपमेंट हुई, ऑटोमेटेड कार की डेवलपमेंट हुई, तो ये आपके एवरीडे लाइफ को सूनर और लेटर इट इज गोइंग टू अफेक्ट। तो सिलेबस में ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी नहीं दी हुई, लेकिन बावजूद उसके नाउ इट विल बिकम इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो दोज काइंड ऑफ टॉपिक्स यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट कि आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद एक है
achievements of we Indians in the field of साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तीसरा है इंडिजेनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को कैसे हम इंडिया के लिए अडॉप्ट करते हैं। लाइक कोई भी टेक्नोलॉजी अगर डेवलप होती है तो वो एक ब्रॉड बेस्ड टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। अब इंडिया की अपनी ज़रूरतें हैं, इंडिया की अपनी लिमिटेशंस हैं, तो उसके हिसाब से हम टेक्नोलॉजी को कैसे मॉडिफाई करें। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लें, तो इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के अपनी ज़रूरतें हैं। इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के कहीं ना कहीं आप महसूस करेंगे कि कुछ अपने चैलेंजेस हैं। तो इन सब चीज़ों को, ज़रूरतों को, चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए कैसे हम टेक्नोलॉजी को इंडिजेनाइज करें, टेक्नोलॉजी का हिंदुस्तानीकरण करें, सो दैट कि वो टेक्नोलॉजी हमारे लिए बेनिफिशियल हो, हमारे लिए अप्रोप्रिएट हो। तो दैट इज कॉल्ड इंडिजेनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। जैसे कि इंडियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब में बहुत सारे नए टेक्नोलॉजी डेवलप होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम आपको बोलें तो इंडिया ने अपने पहले मंगल मिशन, जिसको कि हम मंगलयान मिशन कहते हैं, तो इंडिया ने अपने पहले मंगल मिशन को जिस तरीके से डिजाइन किया था, वो इतने कम रिसोर्सेज में, इतने कम फंड्स में सक्सेसफुली मंगल के प्रोब को मंगल के ऑर्बिट में इंसर्ट करा पाया, जिससे कि ज़्यादा बजट एक स्पेस की ही स्टोरी पर बनी हुई हॉलीवुड फिल्म का था। तो हॉलीवुड फिल्म की बजट से कम बजट में रियल एक स्पेस मिशन को इंडिया करा ले जाता है। तो ऐसा नहीं था कि यहाँ पे हमने किसी फॉरेन की टेक्नोलॉजी को इंडिजेनाइज किया, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पर प्योर टेक्नोलॉजी कोई भी कंट्री किसी को भी देने से कतराती है। और चाहे अब नासा ही है, नासा से हमारा बहुत अच्छा कोलैबोरेशन है, बावजूद इसके नासा जो है हमारे साथ बहुत सारी टेक्नोलॉजी नहीं शेयर करती, और वो सारी टेक्नोलॉजी हम अपने लेवल पर डेवलप कर रहे हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज विच आर गेटिंग डेवलप्ड विद इन आवर कंट्री, उसके बारे में भी कवर करना है। और प्लस यूपीएससी का सिलेबस हमें कहता है कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर हमें खास तौर पर ध्यान देना है। तो वो कौन कौन से एरियाज हैं? तो फोर्थ है सर्टेन सेक्टर्स, जो कि सिलेबस में दिया हुआ है। इसको अगले पेज पे लिखते हैं, सर्टेन सेक्टर्स को। अगर आप कुछ नोट कर रहे थे तो इसको नोट कर लीजिए, अगर कुछ छूट रहा है तो इसको नोट कर लीजिए, इसके पहले कि मैं अगले स्क्रीन पे जाऊं। तो कुल मिलाकर के 5 सेक्टर यूपीएससी आपको देती है, ठीक है ना, 5 सेक्टर देती है, और उसके बाद कहती है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी आपको पढ़ना है ना। क्या क्या वो सेक्टर्स हैं? सबसे पहला है स्पेस एक्सप्लोरेशन, दिस इज द वेरी फर्स्ट। सेकेंड इज कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तीसरा बायोटेक्नोलॉजी। फोर्थ नैनो टेक्नोलॉजी। फिफ्थ रोबोटिक्स। सिक्स्थ आईपीआर, आईपीआर स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, करेक्ट। सो दीज आर द टॉपिक्स जो यूपीएससी आपको पढ़ने के लिए कहती है। बस इतने ही टॉपिक्स कि आप स्पेस एक्सप्लोरेशन अच्छे से पढ़ें, कंप्यूटर्स एंड आईटी पढ़ें, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ें, नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ें, रोबोटिक्स पढ़ें, और इन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के जो मुद्दे उठ कर आते हैं उनको आप अच्छे से पढ़ें। अब जो सवाल उठता है
कि देन यूपीएससी ने मिसाइल डिफेंस पे कैसे क्वेश्चन पूछ लिया, राइट? वो इसलिए पूछ लिया क्योंकि वो करंट से जुड़ा हुआ था। और याद रखिएगा, डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एवरीडे लाइफ। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी हमारे और आपके एवरीडे लाइफ को इम्पैक्ट बेशक ना करे, लेकिन वो हमारे कंट्री के वेलबींग को सिक्योर करता है। इसलिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर क्यों पूछा गया? बिकॉज वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर बेस्ड गाड़ियां एकदम से मेन स्ट्रीम गाड़ियों की तरह रोड पर हमें बड़ी संख्या में नजर आएंगी। मैं अभी एक प्रेडिक्शन इस क्लास में किए देता हूं। इट इज द बिगनिंग ऑफ 2024। आप मुझसे लिख करके रख लें कि बाय द ईयर 2027, बस 3 साल में आप देखने जा रहे हैं कि इंडिया में बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो संख्या होगी वो पेट्रोल और डीजल ड्रिवन व्हीकल के बराबर पर आ जाएगी। मतलब आधी गाड़ियां आपको रोड पर पेट्रोल और डीजल वाली मिलेंगी, तो आधी गाड़ियां आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल मिलने जा रही हैं। एंड दैट इज गोइंग टू बी अ फैक्ट। और मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं होऊंगा कि शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या 2027 में, और वो भी बिगनिंग ऑफ 2027 में, बस 3 फुल ईयर दे दीजिए, 2024, 2025, 2026, बिगनिंग ऑफ 2027 में, इट इज लाइकली दैट EVs are going to exceed in number in comparison to the fossil fuel based vehicles। और EV के बाद EV में सब कुछ बहुत शानदार है, सिवाय एक चीज के कि बैटरी इज अ कंज्यूमेबल प्रोडक्ट। एक वक्त आएगा जब बैटरीज वो बेकार हो जाएंगी एंड द बैटरी नीड्स टू बी रिप्लेस हो जाएगा। वो सब वहां तक तो ठीक है, बट द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि जो बैटरी रिलीज होंगी उस बैटरी का वेस्ट हम कहां डिस्पोज करेंगे। देयर इज गोइंग टू बी एन एनवायरमेंटल इशू। अभी नहीं है क्योंकि उतनी बड़ी संख्या में EVs नहीं है, लेकिन द डिस्पोजल ऑफ बैटरीज, क्योंकि बैटरी का कुछ पार्ट है जिसको आपको डिस्पोज ही करना पड़ेगा। सो सेफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली डिस्पोजल ऑफ सच बैटरीज इज गोइंग टू बी अ चैलेंज। सो इन फ्यूचर आप देख लेना कि EV को रिप्लेस करने के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली ही गाड़ियां उसको रिप्लेस करने जा रही हैं। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर अगर पूछा गया क्वेश्चन तो वो गलत नहीं पूछा गया था। तो वो सब है नहीं टॉपिक में, इन 6 सेक्टर्स में है नहीं, बट यू आर गोइंग टू बी आस्क्ड बिकॉज यूपीएससी ने पहले ही कह दिया है कि डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन डे टू डे लाइफ। तो डे टू डे लाइफ का मतलब है कि सिर्फ मेरे डे टू डे लाइफ नहीं, बल्कि कंट्री एज अ होल को वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है। फिर इसलिए भी हमने पूछा इंडिजेनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो मिसाइल डिफेंस हमने इजराइल से इंपोर्ट किया था और रशिया से जो हमने इंपोर्ट किया था, तो ये दोनों मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हमने इंडिया के हिसाब से इंडिजेनाइज किया है, हमारी जरूरतों के हिसाब से उसको हमने रिकैलिब्रेट किया है, तो वो यहां भी फिट होता है, इसलिए वो क्वेश्चन पूछा। तो ये ऐसा कहना कि यूपीएससी आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछती है, नहीं पूछती। बस आपने सिलेबस को कायदे से उसके स्कोप को समझा नहीं, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आउट ऑफ द सिलेबस पूछ रही है। तो सवाल आएंगे और इसी वजह से हमारा कवरेज भी काफी ब्रॉड होगा। मेरे कवरेज का एग्जैक्ट प्लान क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, कल मैं अपनी पहली ओरिएंटेशन क्लास में इन डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन ये था सिलेबस जो यूपीएससी ने दिया है। अब हम आ जाते हैं आज के छोटे से डिस्कशन के अंतिम पड़ाव पर, और वो है कि हमारा अप्रोच हमारी स्ट्रैटेजी और हमारी प्लानिंग क्या रहेगी। तो सबसे पहले मैं अप्रोच की बात करूं तो मेरा अप्रोच होता है फ्रॉम जीरो टू बीट द कंपटीशन। शुरू हम हमेशा ही जीरो से करेंगे, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आप में से कुछ लोगों ने कुछ टॉपिक के बारे में थोड़ा कंफर्ट डेवलप किया होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास साइंस का बेस नहीं होगा। उसको आसान बनाना मेरी ज़रूरत है।
और आपकी भी ज़रूरत होगी। तो इसलिए हम 0 से शुरू करेंगे। लेकिन क्या 0 से शुरू करके और आपको 5 पे छोड़ दें, क्लास में भरपूर इजी आपको लगे, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएं, क्या वो सही होगा? नहीं होगा। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, 0 से इसको उठा करके उस लेवल पे ले जाएंगे जिस लेवल पर आप अपने किसी भी कॉम्पिटिटर को, वो कहीं से पढ़ के आया हो, कुछ भी पढ़ के आया हो, आप उससे बेहतर आंसर लिख करके आप उससे ज़्यादा मार्क्स लेकर के आएंगे। तो हम 0 से शुरू करेंगे। तो आपकी ज़रूरत बस इतनी होगी कि आप हर क्लास में मौजूद हो, क्योंकि मेरी क्लासेज एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ी रहती हैं। इसलिए आपके लिए ज़रूरी होगा कि अगर मैं 33 क्लासेस ले रहा हूं तो आप 33 क्लासेस मेरे साथ बैठ के देखें। आपको रिकॉर्डिंग के भरोसे नहीं रहना है। रिकॉर्डिंग इज योर फॉल बैक ऑप्शन, कि कोई ऐसी चीज हो गई जिसकी वजह से उस दिन आप लाइव में नहीं आ सके, नेट नहीं था, कुछ नहीं था, इन दैट केस रिकॉर्डिंग इज देयर फॉर यू, बट रिकॉर्डिंग शुड नॉट बी योर फर्स्ट लाइन ऑफ ऑप्शन, इट शुड ऑलवेज बी योर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। आप मेरे साथ आएंगे, एक कड़ी बनी रहेगी, और जो चीजें मैं बोलता हूं उसको बहुत ध्यान से आप सुनना, एब्जॉर्ब करना, और जितनी तेजी से आप लिख सको, क्योंकि मैं लिखवाता नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे स्टूडेंट लिख रहे होंगे। जितनी चीजें आप लिख सको लिखना, जबकि मैं लिखवाऊंगा कुछ भी नहीं। ओके, तो बहुत तेजी से लिखते रहना है। मेरे एक एक वर्ड को कैप्चर करने की जरूरत नहीं, लेकिन जितने की वर्ड्स हैं, जितने की थीम्स आ रहे हैं, जितने सेंट्रल मैसेजेस आ रहे हैं, उनको यू हैव टू राइट एंड बी इन एवरी सिंगल क्लास। तो आप 0 पे भी हैं तो भी यू विल बी एबल टू बीट द कॉम्पिटिशन। ओके, पॉइंट नंबर 1। मेरा दूसरा अप्रोच है, नो बुक रिक्वायर्ड एक्सेप्ट, अभी लिख देता हूं, 9th and 10th NCERT। ओके, और कोई भी बुक रिक्वायर्ड नहीं है एट ऑल। एक स्टूडेंट कह रहे कि वो डिफेंस में है और वो नहीं ले पाएंगे, कोई बात नहीं। मैंने क्या कहा कि जब ऐसी ही सिचुएशन हो कि आप मेरी क्लासेस को लाइव नहीं कर सकते, तो उसके लिए ज्यादा बोझ भी नहीं लेना अपने ऊपर। मतलब कोई इमोशनल लोड नहीं लीजिएगा कि सर ने कह दिया, लेकिन अगर आपकी सिचुएशन परमिट कर रही है तो फिर वो डिसिप्लिन भी तो चाहिए, है ना। सो नो बुक रिक्वायर्ड, ना कोई बुक की जरूरत होगी, ना कोई गाइड वाइड की कुछ जरूरत नहीं। मैंने बता ही दिया कि मैं ऑलरेडी एक अपनी बुक, और जिस दिन वो बुक आएगी मैं अभी बता देता हूं कि इट विल बी दी ओनली बुक जो यूपीएससी के लिए लिखी गई है। तो मैं उसी बुक के जिन चैप्टर्स पर काम कर रहा हूं, उन्हीं चैप्टर्स के मोस्ट अपडेटेड वर्जन आपके साथ शेयर करूंगा। सर फॉर बिगिनर्स ऑल्सो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम 9th-10th। हाँ बाबू, बिल्कुल 9th-10th से शुरू करो, उसके नीचे से मत जाओ। विकास कह रहे कैन यू शिफ्ट द क्लास टाइमिंग इन इवनिंग? एग्जैक्टली, मैं क्लास का टाइम जो है ना, वो मैंने 3 बजे से 5:30 बजे का रखा है, दोपहर के बाद का रखा है, राइट। और करोल बाग से ये मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा, वहां पे हमारे ऑफलाइन के बच्चे भी रहेंगे, आप लोग भी रहेंगे, आप लोगों का मैसेज स्क्रीन पे ऐसे ही सामने दिखता रहेगा, और मैं दोनों ही ग्रुप को एक साथ लेकर के चलूंगा, राइट। क्या आर वी गोइंग टू डिस्कस PYQ? अरे बिल्कुल करण, ऑफ कोर्स एज वी गो अहेड, सो वी आर गोइंग टू डू दैट। ओके, डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल। तो हमारे क्लास का टाइम जो है सो 3 to 5:30 ही रहेगा। सर 7 बजे के बाद में कर लो। एक्चुअली क्या है ना कि शाम में 6 बजे के बाद मेरा खुद ही मेंटल अलर्टनेस अपने पीक पे नहीं रहता। तो आज से नहीं, 15 साल से मैंने कभी भी शाम में 6 बजे के बाद क्लास नहीं ली है, क्योंकि मैं अपने बच्चों के टाइम को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर आप मेरे साथ 2 घंटे 2.5 घंटे दे रहे हैं, तो आपको बदले में वो चीज़ लेके जाने की ज़रूरत होगी कि जो आप अकेले 5 घंटे में भी नहीं कर पाते। मैंने ये देखा है कि मेरा जो मेंटल अलर्टनेस लेवल है वो सन के मोशन के साथ चलता है। तो सूर्यास्त के बाद आई एम नॉट एट द पीक,
तो उस समय मैं सेल्फ स्टडी के मोड में ज्यादा होता हूं, टीचिंग के मोड में कम हो जाता हूं। ठीक है सर, डिफेंस डील इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम ऑल्सो। हाँ सर, ऑल डेज इन अ वीक नहीं, ऑल डेज तो नहीं रहेगा, मंडे टू सैटरडे रहेगा। कभी कभार सैटरडे की भी छुट्टी आ जाएगी, छुट्टी तो नहीं दूंगा, टेस्ट लूंगा कुछ सैटरडे को। ठीक है चलो, तो नो बुक रिक्वायर्ड, ये बात भी हमारा हो गया। तीसरा क्या है, कि कंप्लीट नोट्स मेरी तरफ से रहेगा। कंप्लीट मतलब कंप्लीट, ये नहीं कि इतना बोल दिया फिर 10 पैराग्राफ लिखवा भी रहा हूं, डिक्टेशन नहीं कराऊंगा। आपसे उम्मीद ये रहेगी कि जब मैं पढ़ा रहा हूं और उसमें कोई इंटरेस्टिंग बात आ गई तो आपने फटाफट तेजी से कॉपी में नोट कर लिया। और दूसरी उम्मीद ये रहेगी कि आप बोर्ड पे जो भी मुझे लिखता हुआ देखेंगे वो आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे। रीजन इज कि अगर मैं कुछ बोर्ड पे लिख रहा हूं तो जाहिर है कि वो इंपॉर्टेंट मामला है, अदरवाइज मैं बोर्ड पे लिखता ही क्यों। करेक्ट, तो ये मेरा तीसरा अप्रोच रहेगा कि कंप्लीट नोट्स रहेगा। और लास्ट में मैं आपको बता दूंगा ऑन हाउ टू अपडेट, और मैं कम से कम जो है आपको 10 सॉल्व क्वेश्चंस भी दूंगा। अब आप पूछेंगे 10 से ज्यादा क्यों नहीं, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करने की बात करें तो जाहिर है कि मेंस की बात कर रहे हैं। अगर हम पिछले 10 साल में देखें तो 40 तो क्वेश्चन ही आए हैं। अब 40 क्वेश्चन में से 10 सॉल्व कर दिया तो 1/4 मैंने कर दिया, 3/4 आप भी तो करेंगे। अगर 10 से ज्यादा किया तो फिर आपके प्रैक्टिस करने के लिए बचेगा क्या। तो इसलिए 10 मैं सॉल्व करके दे दूंगा, सो दैट कि आपको पैटर्न पता हो कि किस लैंग्वेज में लिखना है, कितना लिखना है और हमारा तरीका क्या हो। राइट तो 10 सॉल्व क्वेश्चन देंगे, 10 से ज्यादा नहीं। मैं स्पून फीड नहीं कर दूंगा कि ये लो रट लो, क्योंकि आप रटोगे भी तो यूपीएससी तो हूबहू वही क्वेश्चन पूछने नहीं जा रही। तो इसलिए इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप अपना प्रैक्टिस करो और मैं आपको प्रैक्टिस की राह बताऊं। तो दैट इज माई अप्रोच। मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी मेरी रहेगी टू वर्क विद एन इंटीग्रेटेड लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। इंटीग्रेटेड लिस्ट ऑफ टॉपिक्स से मतलब है कि इसमें ऑटोमेटिकली प्रीलिम के वो सारे टॉपिक जो आपको आने चाहिए वो कवर हो जाएगा, मेंस के सारे टॉपिक जो आपको आने चाहिए वो हो जाएगा। और इतना ही नहीं, जो करंट बेस्ड ऐसे क्वेश्चन जिनके आने की संभावना अब बढ़ती जा रही है, तो करंट बेस्ड, अब जैसे यूपीएससी ने एआई तो मेंशन नहीं किया और एआई पर क्वेश्चन पूछ डाला, तो करंट बेस्ड भी बहुत सारी चीजें उभर रही हैं आपकी दुनिया में विच इज इंपॉर्टेंट टू बी नोन, तो वो भी शामिल है। तो द होल आइडिया इज कि मैं यूपीएससी के सिलेबस को कवर 100% करूंगा, लेकिन उसमें अपने बहुत सारे टॉपिक को जोड़ के, सो दैट कि आप पूरी तरह से सेफ रहें और उन कॉम्पिटिटर्स की तुलना में आप बहुत आगे रहें जो सिर्फ यूपीएससी के सिलेबस को वर्ड बाय वर्ड पढ़ करके अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनके कंपैरिजन में आप आगे रहें। नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल होगा, बिल्कुल पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल होगा, डाउनलोडेबल होगा। ओके तो मेरी स्ट्रेटजी होगी इंटीग्रेटेड लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को हम कवर कर रहे होंगे, और जब कवर करेंगे तो कवर हम करेंगे प्री के लिए भी, कि जितने फैक्चुअल पार्ट हैं वहीं पे आ जाए, क्योंकि देखो फैक्ट सिर्फ प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, फैक्ट आपके मेंस के आंसर में एग्जाम्पल भी बनते हैं। इसी तरह से कॉन्सेप्ट सिर्फ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, कॉन्सेप्ट आपके प्री के क्वेश्चन को भी सॉल्व कराते हैं। तो अगर कोई ये कहता है कि सिर्फ फैक्ट्स कर लो प्री का काम हो जाएगा, भूल जाओ कि उस बच्चे का प्री में 40 क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, इसी तरह से कोई कहे कि सिर्फ कॉन्सेप्ट कर लो और मेंस में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, भूल जाओ, बिना एग्जाम्पल के मेंस में आपको 30-40% मार्क्स आते हैं।
You said that you don't make us write anything. Acha. So how come we are supposed to revise the things without any book or written notes? मेहर, तुम मेरी बात सुन नहीं रहे थे, तो एक बार मैं रिपीट कर दूं कि मैं लिखवाऊंगा नहीं, लेकिन आप मेरी क्लास में लिखते रहेंगे. If you understand what I am meaning. Okay, point number 1. Point number 2, you didn't pay attention when I said for everything I am going to give you notes. In fact, ये लिखा भी था, right? So what are the notes meant for? Notes are meant to revise. Okay, so now you get your question. सर, आप जो हिंदी में लिख रहे हैं और इंग्लिश में लिख रहे हैं और हिंदी में समझा रहे हैं, दैट इज अमेजिंग. चलो, व्हेन शुड वी स्टार्ट न्यूज़पेपर रीडिंग? 21 जनवरी 2024 से 11:31 से. टाइम देख लो, डेट देख लो. सर, शुड वी परचेज द एनसीईआरटी बुक ऑफ 9th and 10th? यस, वी शुड. नाउ तो स्ट्रेटजी हमारी ये होगी कि ये लेके चलेंगे, प्लस इन एवरी क्लास वी आर गोइंग टू डील विद कॉन्सेप्ट्स प्लस फैक्ट्स प्लस अपडेट्स. अपडेट्स उस डेट तक का, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी. पीडीएफ प्रिंटेबल होगा. तो ये मेरी स्ट्रेटजी है. प्लान का बस एक छोटा सा आउटलाइन दे देता हूं. प्लान ये है कि क्लास की टाइम जो है वो 3 PM to 5:30 PM है. Then it is 6 days a week. लेकिन एज पर द प्लानर, क्योंकि कुछ ऐसे वीक होंगे जहां पे 6 डे छुट्टी रहेगी और कुछ ऐसे वीक होंगे जहां पे शायद सैटरडे को मैं टेस्ट भी दूंगा. तो एज पर प्लानर. ओके, 34 सेशंस होंगी हमारी. एंड कंप्लीशन ऑन 5th March 2024. और कल जब मैं डिटेल्ड ओरिएंटेशन लूंगा तो डिटेल्ड ओरिएंटेशन में मैं हर एरिया वाइज डेज डिवाइड करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. वी अंडरस्टैंड दिस? सो दिस इज प्लान एट अ ग्लांस. दिस इज नॉट माय डिटेल्ड प्लान, दिस इज जस्ट प्लान एट अ ग्लांस. सो दीज वर द थिंग्स दैट आई वाज सपोज्ड टू टच अपॉन in this introduction to my classes. So on that note, we are going to start our classes from tomorrow. Now I will see you tomorrow live from Karol Bagh, and the time will be 3 o'clock and we will start journey. And tomorrow happens to be a very special day for our nation. So it's a very nice day to start the classes also. So आज बस इतना ही. I will take your permission, I'll take your leave, and I'll see you tomorrow. Goodbye everyone, good luck and all the best. Good luck.